Good evening, students. Beta, I hope you all are fit and fine. Let's begin our lecture. In our previous lecture, we have discussed about introduction of the epithelial tissue. Okay, where we have studied about what are various characteristics of epithelial tissue. In that case, आपने क्या पढ़ा बेटा? We have studied that कि epithelial tissue rests over a non-cellular membrane known as basement membrane. Okay, तो basement membrane के ऊपर present होते हैं. ठीक है. इसके अलावा आपने पढ़ा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. ठीक है. और अलग अलग शेप के सेल्स होते हैं. ठीक है. मेन फंक्शन क्या होता है इनका? सिक्रीशन, प्रोटेक्शन. ठीक है. मेनली तो प्रोटेक्शन होता है. इसके अलावा दे मे ऑल्सो बी सिक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यू एंड दे में ऑल्सो भी सिक्रेटरी है तो उनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू बोल देते हैं. ठीक है. इसके अलावा एब्जॉर्प्टिव भी हो सकते हैं. आई बात समझ में? ठीक है ना. तो बेसिक फंक्शन सिक्रीशन, प्रोटेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन. आई बात समझ में? ठीक है. तो देखो बेटा, कंटिन्यू करते हैं उसी पार्ट को. हमने अपना टॉपिक छोड़ा था टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट हम 4 से थोड़े से और ज्यादा करेंगे. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रही हूँ. कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू हम बाद में कवर करेंगे. ठीक है ना बेटा. तो देखो, स्क्वैनियस एपिथेलियम. स्क्वैनियस का मतलब क्या होता है बेटा? स्क्वैनियस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स. जब एपिथेलियल सेल्स, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एपिथेलियल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के सरफेस पे, ठीक है, या किसी ट्यूब लाइक या होलो ऑर्गन की इनर कैविटी को लाइन करने वाले जो टिश्यूज होते हैं उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोल रहे हैं. ठीक है ना. तो देखो, उसी रेस्पेक्ट में स्क्वैनियस एपिथेलियम पहली टाइप है. स्क्वैनियस में जो सेल्स होते हैं बेटा, फ्लैट सेल्स होते हैं. कैसे होंगे? फ्लैट सेल. और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है. प्रोमिनेंट यानी कि ज्यादा दिखाई देने वाला. तो न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा आपको विद रिस्पेक्ट टू ऑल सेल्स. ठीक है ना. तो देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ब्लू कलर से जो आपको शो की है. और मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ ऐसे टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं रहते, क्योंकि ब्लड वेसल्स डायरेक्टली नेवर इनर्वेट योर एपिथेलियल टिश्यू. इट विल इनर्वेट ओनली बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है. तो ये ब्लड वेसल्स जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन को इनर्वेट कर रही है. और ऊपर जो आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है, ये जो आपको अलग से ये ब्लैक कलर से जो दिखाई दे रहा है, दिस वन इज स्क्वैनियस एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है बेटा. ठीक है ना. और सेल्स कैसे होते हैं? देखो, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि इरेगुलर बाउंड्रीज होती है. इरेगुलर बाउंड्रीज कैसे? देखो, ये आप ऐसे देख लो तो इसकी ये बाउंड्री अगर हम देखें तो कुछ ऐसे इस तरीके से वेव लाइक बाउंड्री आपको दिखाई देगी. सिर्फ आप इस बाउंड्री को नोटिस करो, ऊपर वाली बाउंड्री, ये वाली, इधर वाली, ये ऐसे ऐसे कर. ठीक है. तो व्हेन विल यू नोटिस दिस पर्टिकुलर बाउंड्री, क्या ऑब्जर्व करोगे? एक वेव लाइक अपीयरेंस आती है. तो इरेगुलर बाउंड्रीज होती है. ठीक है. फिट क्लोजली, कोई इंटरसेलुलर स्पेस आपको इनके बीच में नहीं दिखाई दे रहा है. ठीक है. फिट क्लोजली इनटू दोज ऑफ नेबरिंग सेल्स. आपस में एक दूसरे के नेबरिंग सेल के साथ क्या है? बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्टली अरेंज है. ठीक है. और देखो, ये वेव लाइक अपीयरेंस है, इसकी वजह से इसको इस वजह से इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं. क्या कहोगे? टेसिलेटेड एपिथेलियम. ठीक है. इसके अलावा बेटा, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपका साइड लुक, अगर आप ऊपर से इसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगी. एपिथेलियल सेल्स कुछ ऐसे दिखाई देगी. ठीक है. ऐसे जस्ट अपीयर लाइक टाइल्स फिटेड ऑन अ फ्लोर. ऐसे दिखाई देंगे कि टाइल्स किसी फ्लोर पे फिट है, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज. ठीक है ना. तो इसीलिए टाइल्स की जैसी अपीयरेंस आती है, जस्ट अपीयर एज अ टाइल्स फिटेड ऑन अ फ्लोर. इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा? पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. ठीक है. तो पेवमेंट मेम्ब्रेन या टेसिलेटेड मेम्ब्रेन हो, इसका मतलब क्या है? स्क्वैनियस एपिथेलियम. अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? पेपर में ऐसे नहीं आता है. जनरली यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाएगा लोकेशन पे क्वेश्चन. लोकेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. कहाँ प्रेजेंट होता है?
इनर लाइनिंग ऑफ सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, सॉफ्ट बॉडी ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग के अंदर, जैसे कि लंग एल्वियोलाई। लंग्स जो है हमारे, लंग्स के अंदर बेटा बेसिकली जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज होता है वो होता है एल्वियोलाई में। जब आप 10th क्लास में आओगे तब आपको समझाएंगे कि एल्वियोलाई क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके जो लाइनिंग है स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है। ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, बेटा ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, एंडोथीशियम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये आपकी कोई ब्लड वेसल है ऐसे करके गोल, ब्लड वेसल यानी वो ट्यूब जिसमें ब्लड मूव कर रहा है, तो उसके अंदर तो देखो होलो है, उसमें से तो ब्लड मूव कर रहा है, लेकिन अंदर की होलो कैविटी को लाइन अप करने वाले जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। और ब्लड वेसल्स के रेस्पेक्ट में उसको हम एंडोथीशियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एंडोथीशियम, ठीक है। इसके अलावा बेटा ईसोफेगस आपके फूड पाइप में, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग के अंदर कहीं कहीं पे आपको, सॉरी ईसोफेगस में, फिर फूड पाइप में, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में, ईसोफेगस में, माउथ के अंदर आपकी स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगी। पेरिकार्डियम, हार्ट की जो बाउंड्री है, ठीक है। तो ये कुछ लोकेशंस है। इसके अलावा आपको अलग अलग बुक में अलग अलग लोकेशन मिलेगी बेटा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बेटा फंक्शंस की जहां तक बात है, बेसिकली कहाँ यूज हो रहा है, एज अ मेम्ब्रेन फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्यों बेटा, तो कोई एक सिंगल आपकी जो लेयर बन रही है वो एक सिंगल सेल की थिकनिंग जितनी बन रही है। जैसे आपने देखा कि ये आपकी कोई भी, जैसे मान लो आपकी एंडोथीशियम है या कुछ भी, तो उसमें सिंगल लेयर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में एक सिंगल लेयर है, और सिंगल लेयर है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज इसको आसानी से क्रॉस कर सकती है। तो देखो आगे हम पढ़ेंगे, कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में जहां से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है। जैसे आपका फूड कंटेंट, ठीक है, फूड कंटेंट ब्लड में से हमारे हर सेल को कैसे मिल रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कैसे इनका एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो सरफेस जहां बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, मटेरियल में कुछ भी हो सकता है बेटा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। तो बेसिकली उस जगह पे जहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वहां जनरली आपको क्या मिलेगा, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमने एल्वियोलाई के अंदर पढ़ा था, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स के अंदर, वहां एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस हो रहा है। कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो जनरली बेटा ये यहाँ पे मिलता है। दूसरा काम देखो प्रोटेक्शन का, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इनर लाइनिंग जो है वो बेसिकली इससे बनी हुई है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम होता है। सेकेंड टाइप जो है दैट इज क्यूबिकल एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैंने इसको कंप्लीट नहीं लिखा, आप अपनी कॉपी में बेटा कंप्लीट कर लेना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो यहाँ ड्रॉ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, देखो इसके सेल थोड़े क्यूब लाइक है, तो इसको क्यूबॉइडल या क्यूब लाइक एपिथेलियम कहा जाता है, ठीक है। कहाँ मिलेगी जनरली आपको, जैसे किडनी के ट्यूब्यूल्स में, आगे चल के आप 10th क्लास में बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, उसके अंदर ट्यूब का हिस्सा होता है, रेनल ट्यूब्यूल पार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इसी टाइप के क्यूबिकल एपिथेलियम आपको मिलेगी। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड के जो वेसिकल्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड के वेसिकल्स क्या होते हैं बेटा, आपके थ्रोट में थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जिसमें हॉर्मोन्स वगैरह होते हैं, तो उनकी जो इनर लाइनिंग है वो भी किससे बनी हुई है, क्यूबिकल एपिथेलियम से। मोस्टली हमारी जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज सिक्रेटिंग, विच इज रिलीजिंग सम टाइप ऑफ केमिकल और अ थिंग, कोई भी लिक्विड अपने अंदर से सिक्रेट कर रही है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो कोई और फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। जैसे हमारी स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स क्या है आपकी, जहां से आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग पसीने आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स है। ऐसे आपके माउथ में, आपके बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती हैं जो सलाइवा सिक्रीट करती है, सलाइवा समझते हो ना सारे बच्चे, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पैंक्रिएटिक ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन पार्ट है, बेसिकली वो इनसे बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो काम क्या है इसका, या तो काम कर रहा है एब्जॉर्प्शन का, जनरली चीजों का एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वो जगह जहां जहां चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है जनरली आपको इस टाइप से क्यूबिकल एपिथेलियम मिलती है। या कहीं पे सिक्रीशन करना है, जैसे कि ग्लैंड्स में अपना सिक्रीशन करना है तो सिक्रीटरी होती है,
एक्सक्रीटरी होती है, एक्सक्रीशन का पार्ट भी प्ले करती है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, कई बार सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी है ये, ठीक है ना। तो फंक्शंस इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि कई बार क्या होता है, जो फ्री सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, देखो एक सरफेस तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है, दूसरा सरफेस जो फ्री है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, उसमें ऐसे फोल्डिंग्स होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, फोल्डिंग्स कह लो या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कह लो, जिनको हम जनरली माइक्रोविलाई कहते हैं। इससे क्या होता है बेटा, इसकी अपीयरेंस ब्रश लाइक अपीयरेंस आ जाती है। इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम। क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबिकल एपिथेलियम। क्लियर, ठीक है। तो देखो ये ब्रश बॉर्डर क्यों हुई, क्या रीजन था बेसिकली, देखो यहाँ हमने फंक्शन में एब्जॉर्प्शन पढ़ा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए, देखो एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, सरफेस से होगा। और एक तो आपका नॉर्मल सरफेस ऐसे है, ऐसे प्लेन है, ठीक है, और एक सरफेस बेटा आपका ये वाला है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे लाइनिंग है। तो इसको जब कंप्लीटली ओपन करोगे तो ये सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा बजाएगी स्ट्रेट के, इसका सरफेस एरिया यहाँ से यहीं तक है, लेकिन इसको जब ओपन करोगे कंप्लीटली तो इसका सरफेस एरिया, एक सेल का अपर सरफेस एरिया ज्यादा आएगा, है ना। तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता ताकि मैक्सिमम चीजें ये एब्जॉर्ब कर सके। आइए समझ में। तो देखो समटाइम फ्री सरफेस ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम शो इनफोल्डिंग्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। Such epithelium is known as brush bordered cuboidal epithelium, ठीक है, brush bordered cuboidal epithelium, ठीक है। तो आई थिंक बेटा दिख रहा होगा, नहीं दिखेगा तो मैं आपको दिखा अच्छे से इसके पिक लेके दिखा दूंगी। तो दीज आर सर्टेन फंक्शंस ऑफ क्यूबिकल एपिथेलियम। अभी भी बेटा हमें बहुत सारी चीजें क्यूबिकल एपिथेलियम के बारे में पढ़नी है। नेक्स्ट इज बेटा देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्या कि क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है, या जर्मिनल एपिथेलियम में बेसिकली किस टाइप के सेल्स होते हैं। अब पहले आपको पता होना चाहिए ये जर्मिनल एपिथेलियम है क्या। देखो बेटा हमारे गोनेड्स में, गोनेड्स होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी। तो वहां पे बेटा स्पेशल टाइप के जर्म सेल बनते हैं, जर्म सेल जिसको आप गेमीट्स बोल रहे थे अब तक, ठीक है। सेक्सुअल हैप्लॉइड सेल कह लो या रिप्रोडक्टिव सेल कह लो, हैप्लॉइड होता है जिनका कंटेंट, ठीक है ना, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाकी सेल्स के रेस्पेक्ट में हाफ होते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ऐसे स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सेल्स किससे बनते हैं, हमारी टेस्टिस की इनर लाइनिंग में कुछ सेल्स होते हैं जो ऐसे टाइप के स्पेशल सेल्स बनाते हैं, जर्म सेल्स बनाते हैं। सिमिलरली फीमेल के केस में ओवरी के अंदर इंटरनल कैविटी जो है उसकी जो लाइनिंग है उससे बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गोनेड्स में जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो बेसिकली उसमें किस टाइप के सेल्स होते हैं। उसमें बेटा ध्यान रखना क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसीलिए अगर हम फंक्शंस के बेस पे, हो सकता है आपको किसी बुक में फंक्शंस के बेस पे जर्मिनल एपिथेलियम अलग से मिले, है ना, तो उस केस में कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, जो मैं यहाँ करवा रही हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको अलग अलग टाइप्स और अलग अलग तरीके से करवाए। हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा रहे हैं बट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो कई बार क्या होता है गोनेड्स में क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी, मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी, ठीक है। फॉर रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल वो क्या बनाता है, स्पेशल टाइप के सेल्स बनाता है, रिप्रोडक्टिव और जर्म सेल्स, ठीक है। सच एपिथेलियम इज नोन एज, ऐसी एपिथेलियम को, ऐसी एपिथेलियम जो जर्म सेल बनाती है, फंक्शंस के बेस पे अगर याद रखो तो ऐसी एपिथेलियम जो जर्म सेल बनाती है उसको क्या कहेंगे, जर्मिनल एपिथेलियम। लेकिन याद रखने के लिए आपको आप कंप्लीट याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन में आता है ऑप्शन में क्यूबॉइडल, कोलमनर, कॉलमनर, सिलिएटेड सब कुछ रहेगा, आपको राइट क्या लगाना है, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम। समझ में आया, ध्यान रखना कि जर्म सेल्स जो बनते हैं वो क्यूबॉइडल जर्मिनल एपिथेलियम से बनते हैं।
क्लियर? नेक्स्ट बेटा कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर का मतलब कॉलम, कॉलम मतलब लंबे लंबे, ठीक है। अब तक तो क्यूब लाइक सेल्स थे, अब सेल्स कैसे हो गए, पिलर लाइक सेल्स हो गए, लंबे लंबे कॉलम की तरह टॉल सेल्स हो गए। लेकिन ध्यान रखना सबका न्यूक्लियस जनरली आपको बेस पे मिलेगा। तो दिस वन इज कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। आपको डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बेटा। इसके बाद देखो कई बार इसमें भी क्या होता है, ऐसे इनर लाइन, इसकी जो फ्री सरफेस है उसमें क्या होती है, फोल्डिंग्स दिखाई देती है, ठीक है ना, फॉर मैक्सिमम सिक्रीशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, जनरली एब्जॉर्प्शन ज्यादा होने के लिए। तो इसको क्या बोलोगे, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, बिल्कुल सेम उसी की तरह, ठीक है ना। तो टॉल पिलर लाइक सेल्स विद न्यूक्लियस एट बेस, ठीक है, न्यूक्लियस एट बेस। लोकेशन कहाँ मिलेगी बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक की इनर लाइनिंग में जनरली हमारी जो ग्लैंड्स है, हमारी जो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, जैसे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, वो आपके कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर होती है, ठीक है। तो इट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, कोलोन रीजन, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिंग म्यूकस मेम्ब्रेन, इन सब जगह पे बेटा ये म्यूकस की मेम्ब्रेन बना रही है, जिसमें गॉबलेट स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, गॉबलेट सेल और नेक सेल, जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं। ये म्यूकस क्या होता है, इट इज अ थिकी सब्सटेंस, ठीक है ना, स्टिकी सब्सटेंस, थिक स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो बेसिकली एक फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। इसके साथ साथ ये प्रोटेक्शन करता है कि आपके ट्यूब के अंदर जो भी कंटेंट है वो उस ट्यूब की लाइनिंग के कांटेक्ट में ना आए। जैसे हमारे स्टमक में बेटा HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होता है। तो अगर वो डाइजेस्टिव जूस हमारी स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गए, या HCl हमारे स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गया, तो वो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, उसको कोरोड कर देगा, उसको खराब कर देगा। तो बीच में एक थिक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक बिल्कुल स्टिकी सा सब्सटेंस होता है। जैसे जब आपको जुकाम लगती है तो नेजल फ्लो होता है ना आपका, ठीक है ना, नाक में से थिक सा सब्सटेंस बाहर आता है, इसी टाइप का म्यूकस सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जो आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग बनाए हुए है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। आई बात समझ में? इट ऑल्सो फॉर्म्स लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट। गॉल ब्लैडर क्या है बेटा, गॉल ब्लैडर होता है आपके लिवर के अंदर ऐसा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें वो अपना सिक्रीशन स्टोर करता है, ठीक है। तो उसकी भी इनर लाइनिंग कौन बना रहा है, कॉलमनर एपिथेलियम। ओविडक्ट क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को और यूट्रस से ज्वाइन करने के लिए एक ट्यूब होती है, जिसको ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां से एग मूव करके और यूट्रस तक आता है। अभी समझ में नहीं आएगा, आप बस नाम याद करो। आप जब 10th क्लास पढ़ोगे तो ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो वहां यहाँ इन सब जगह पे क्या होता है, आपका कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है। फंक्शंस की जहां तक बात है तो जनरली एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन। अगर ग्लैंड का काम कर रहा है तो सिक्रीशन, अदरवाइज जैसे इनका काम कर रहा है किसी ऐसी सरफेस पर जहां एब्जॉर्प्शन है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग छोटी क्लास में पढ़ा होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वो एब्जॉर्प्टिव मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो दिस वन इज योर कॉलमनर एपिथेलियम। बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। लास्ट वन इज बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, तो देखो नाम से ही याद रखना है, सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। याद करो जब मैंने बैक्टीरियम आपको करवाया था, मैंने करवाया था दो स्ट्रक्चर, सीलिया एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है बेटा, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो जब कोलुमनर या क्यूबॉइडल सेल्स के फ्री सरफेस पे आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे, ठीक है ना, उस केस में हम उसे क्या कहेंगे बेटा, सीलिएटेड। और अगर वो क्या है, जैसे ये क्यूब लाइक है तो इसको क्या बोलोगे, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है,
सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम, इसको क्या बोलोगे बेटा? सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे इनके नाम रखे जाते हैं। और हम कौन से टिश्यू पढ़ रहे हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक और वर्ड जोड़ सकते हैं कि जो है सीलिएटेड क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड कोल्यूमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल क्यों बोला बेटा? याद करो मैंने क्या बताया था, जब एक सिंगल लेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो देखो कोलुमनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियरिंग सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस। अब इस सीलिया से क्या होगा? सीलिया से क्या होगा कि जो जैसे मान लो ये आपकी कोई सेल की लाइनिंग और जहां पे सीलिया उस साइड पे सीलिया ऐसे से मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कोई भी चीज इसके अंदर से अपने आप जो है, कोई सेल हो गया या कोई लिविंग फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है ना, या कोई भी पार्टिकल हो गया जो ट्यूब में से मूव कर रहा है, तो बेटा उसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, उसको ऐसे 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 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे मान लो सीलिया है, ये सीलिया है, ऐसे करके 4 हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये ऐसे एक डायरेक्शन में से मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज ट्यूब के अंदर होगी तो वो सीलिया इसको ऐसे मूव करवा देंगे आगे की तरफ। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये एक तरीके से पार्टिकल्स को, फ्री सेल्स को, म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या बेटा, जो नीट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होगा? फैलोपियन ट्यूब में। मैंने अभी बताया था ओविडक्ट को बेटा फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जहाँ पे बेसिकली ये एग की मूवमेंट करवाता है। ठीक है, एग अपने आप ओवरी में से सीधा ट्यूब में से और होते हुए और यूट्रस तक अपने आप नहीं पहुंचेगा, उसको मूव करवाने के लिए सीलिएटेड एपिथेलियम की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखना, सीलिएटेड एपिथेलियम ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, उसकी इनर लाइनिंग में होता है। ट्रैकिया, हमारी जो विंड पाइप है, उसमें जो पार्टिकल्स कई बार आ जाते हैं एयर के साथ, जो अनवांटेड पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स आते हैं, तो उसको भी ऊपर के डायरेक्शन में मूव करवा के वहीं ट्रैप करवाना। ठीक है ना। इसके अलावा एयर की मूवमेंट करवाना। ब्रोंकियोस, ब्रोंकियोस बेटा आपके ट्रैकिया आगे चल के बाइफरकेट हो जाते हैं 2 लंग्स में। ठीक है ना, और फिर आगे चल के वही ब्रोंकस जो है फिर फर्दर ब्रांचिंग शो करता है, आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास में। ठीक है, जिनको ब्रोंकियोस बोलते हैं, तो वो भी एयर की मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली किसी चीज के मूवमेंट के लिए क्या होता है आपका? सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, अब बेटा लास्ट बच गया है, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जितनी भी टाइप्स बेटा हमने पढ़ी है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की पढ़ी है। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कह लो या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कह लो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एपिथेलियल टिश्यू कह लो या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कह लो। ठीक है ना। तो अब हम बी पार्ट कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू का, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक ही लेयर ऑफ सेल होती है। जब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक ही लेयर ऑफ सेल होती है तो उसको क्या बोल रहे थे आप? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज्यादा लेयर हो, ठीक है, एक बेसमेंट सेल के ऊपर लेयर के ऊपर एक से ज्यादा लेयर हो, तो इस देखो स्ट्रेटा वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लेयर। स्ट्रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? लेयर। ठीक है, तो बेसिकली देखो जब हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को प्रोटेक्शन की जरूरत है और एपिथेलियल टिश्यू वहां प्रेजेंट है, ठीक है, और वहां एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी नहीं होना, तो उस केस में बेटा क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है हमारे पास? इस टाइप से स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो देखो स्ट्रेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटा वर्ड का मतलब होता है लेयर।
जब बहुत सारी लेयर एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती हैं सेल्स की, तो उसको क्या कहेंगे हम? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेल्स, different layers of cells, different layers of cells rest over single basement membrane। एक ही बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बहुत सारी क्या होती हैं? आपकी लेयर्स होती हैं। ठीक है, काम क्या होता है बेटा इनका? इनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या है देखो, इसमें से जो सबसे नीचे वाली है दैट इज इन द कॉन्टेक्ट विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे नई लेयर ऐड होती रहती है और ऊपर की जो लेयर है वो क्या होती रहती है? रिप्लेस होती रहती है। कहने का मतलब जैसे अगर ये लेयर यहाँ से डैमेज हो गई तो इधर नीचे नई सेल रेनोवेट हो जाती है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में जो लेयर है वो बनती रहती है और ऊपर की लेयर जो है वो लगातार डिस्ट्रक्शन होता रहता है उसका। ठीक है, क्योंकि जनरली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको वहां मिलेगी जहां पे आपको लगातार आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर क्या हो रही है? डैमेज जो है वो हो रहा है। ठीक है ना, बताऊंगी कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या लिखना है आपको, यहाँ पे लिखो लेयर which remain in contact with basement membrane is always continuously regenerated, whereas बस इतना ही। ठीक है, तो ये जो है नीचे वाली लेयर वो कंप्लीट कंटिन्यूअसली क्या होती रहती है? रीजनरेट कर रही होती है। ठीक है ना, और अपर लेयर क्या होती है? रिप्लेस कर दी जाती है। ठीक है, लोअर लेयर से upper most layer is replaced by next lower layer। क्लियर? ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि इसकी जो अपर मोस्ट लेयर जो होती है, ठीक है ना बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कई बार अपर मोस्ट लेयर में क्या होता है बेटा कि यहाँ पे जो है एक पर्टिकुलर फाइब्रस प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है ना, उस केस में क्या कहेंगे बेटा? उसको वो जो है वो बेसिकली सेल्स को डेड बना देती है। ठीक है, जिससे ये कहीं और कुछ प्रोटेक्शन का काम और बढ़ जाता है इसका। ठीक है ना, तो नोट डाल के आप लिख सकते हो कि sometime uppermost layer have deposition of a fibrous protein known as keratin। ठीक है, as a result of which the uppermost layer become dead and protected। uppermost layer become dead and water impermeable।
ठीक है, वो अपर मोस्ट लेयर वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा, पानी वहां से मूव नहीं करेगा और बहुत ही टफ कोटिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, पानी वहां से मूव नहीं करेगा और एक टफ कोटिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है ना। तो उस केस में उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सच स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज नोन एज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? केराटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, जनरली वाटर प्रूफ होती है, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। तो सच एपिथेलियम इज नोन एज, एपिथेलियम इज नोन एज, क्या बोलेंगे बेटा इसको? केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, एपिथेलियम। ठीक है, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बेटा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। ठीक है, मैंने एक बार इसको थोड़ा सा सही कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है ना। अब क्या होता है, देखो इसका काम क्या होता है? इट इज वाटर इम्परमिएबल। ठीक है, क्या है ये? वाटर इम्परमिएबल है। इसी वजह से क्या है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ठीक है ना, इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। लोकेशन कहाँ कहाँ मिलेगी बेटा आपको? देखो, अगर हम बात करें आपके बकल कैविटी की, तो आप डेली यूज में क्या कर रहे हो? आप कुछ ना कुछ चीजें खा ही रहे हो और खाते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके जो चिक के इंटरनल लाइनिंग ऑफ योर बकल कैविटी, आपके चिन के अंदर की तरफ, ठीक है ना, वहां पे बेटा लगातार गर्म ठंडी चीजें आप खा रहे हो, तो आपके सेल्स क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट कुछ दिन बाद फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब इनकी लोकेशन और देख लो फाइनली कहाँ पे होते हैं। तो लोकेशन में बेटा कहाँ पे मिलेंगे आपको? इनर लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की इनर लाइनिंग, जहां पे लगातार क्या होता रहता है? आपके सेल्स डैमेज होते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो आपकी जो बक्कल कैविटी है वहां पे बेसिकली, क्योंकि देखो आप गरम ठंडा कुछ भी खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके सेल्स जो है वो क्या होंगे? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे फेरिंग्स रीजन में, हमारे ईसोफेगस में क्या मिलेगा? इस टाइप की लाइनिंग मिलेगी। ठीक है ना, ईसोफेगस, फेरिंग्स ETC। ठीक है, तो these are certain example locations where stratified epithelium is present। ठीक है बेटा, तो ये सारा किसके बारे में था? ये आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में था। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करें। नेक्स्ट कल की क्लास में एक छोटा टिश्यू ले लेते हैं जो एक ही पीरियड में खत्म हो जाए आपका, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो कल की क्लास में बेटा नर्वस टिश्यू कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।